हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय मनीष सिंह पर। तो फ्रेंड्स, आज फिर हम हाजिर हैं आपके साथ चर्चा करने के लिए आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो डेली का डोज 18 जून के नाम से आपके सामने उपस्थित है। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपने पेपर्स की तैयारी करने के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि ये लॉकडाउन का जो फेज चल रहा है आप लोग अपने घरों पे ही होंगे। और आप लोगों में से चाहे आप जिस किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर डिफरेंट कंपटीशंस की आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा है या फिर राज्य लोक सेवा आयोग है, जिनमें जेपीएससी बीपीएससी अगर हम बात करें तो, या फिर वनडे एग्ज़ाम्स की आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, तो सबके लिए समान रूप से ये उपयोगी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और रोज़ के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने हैं फ्रेंड्स, हमें रोज़ 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। और इससे आपके पास एक ऐसा संग्रह हो जाएगा, आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आने वाले एग्ज़ाम्स में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे जीएस में करंट अफेयर्स के सेक्शन के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि जब भी हम प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं उससे पहले हम एक मोटिवेशनल कोट्स के द्वारा खुद को बूस्टअप करने की बात करते हैं। तो आज का जो कोट्स है वो है, हर काम को 3 अवस्था से गुजरना होता है, और वो अवस्थाएं हैं उपहास, विरोध और स्वीकृति। और ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा कही गई बातें हैं, जो आप सभी स्टूडेंट्स स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते होंगे और सभी स्टूडेंट्स के लिए ये एक रोल मॉडल हैं। तो उन्हीं के द्वारा कही गई ये कथन है कि अगर आप किसी काम की शुरुआत करते हो तो उसे 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, उपहास, विरोध और स्वीकृति। इसका अर्थ ये हुआ कि आप जब काम शुरू करोगे तो जो भी आपके आसपास के लोग हैं वो पहले आपका मजाक उड़ाएंगे, आपकी हंसी उड़ाएंगे, उपहास करेंगे, आपको उपहास का पात्र बना देंगे। फिर जब धीरे धीरे आप उस काम में आप आगे बढ़ते जाओगे तो वो फिर विरोध करने लगेंगे कि इसे इस काम को करने से रोकना होगा, ठीक है। और आप अगर परीक्षा की ही तैयारी कर रहे हो तो जो लोग हैं आसपास के, तो पहले तो वो मजाक उड़ाएंगे कि अरे भाई तुम आईएएस की तैयारी कैसे कर सकते हो, इससे नहीं हो पाएगा, इस तरह की चीज़ें होंगी। फिर वो क्या करेंगे, जब आप एक सतत रूप से एक कंटिन्यूटी बना के जब अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहते हो तो लोग आपका विरोध करने लगते हैं कि इससे डिस्टर्ब किया जाए, इस काम को करने से डिस्टर्ब किया जाए। और जब फाइनली आप अपनी डेस्टिनी को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो जाते हो और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हो, तब आपको एक स्वीकृति मिलती है, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि कोई हमें उपहास का पात्र बना रहा है या फिर विरोध कर रहा है। आपको अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा सजग रहना है और अनवरत रूप से फल की चिंता किए बिना आपको मेहनत करते जाना है। तो यही सफलता का मूल मंत्र है फ्रेंड्स। तो अब हम शुरू करते हैं प्रश्नों का सिलसिला। और अगला प्रश्न, पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को लेकर 200 साल पुराने किस बोर्ड के पुनर्गठन के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जहाँ पे हथियार, गोला बारूद वगैरह बनाए जाते हैं, तो इसके 200 साल पुराने एक बोर्ड है जिसे पुनर्गठन करने का जो प्रस्ताव है उसे मंजूरी प्रदान की गई है। तो ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके सामने, पहला ऑप्शन है आयुध निर्माण बोर्ड, दूसरा है भवन कल्याण बोर्ड, तीसरा है निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, चौथा है परिवार कल्याण बोर्ड। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ ऑर्डिनेंस वर्ड से भी आप लोग पता लगा सकते हैं कि इसका सही आंसर होगा आयुध निर्माण बोर्ड, जो कम से कम 200 साल पुराना बोर्ड है और इसके पुनर्गठन की मंजूरी हाल ही में दी गई है। और अगर हम बात करें तो इसके तहत बोर्ड को 7 अलग अलग जो आयुध निर्माण बोर्ड है, जिसे OFB बोलते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, इसको 7 अलग अलग कंपनियों में बदला जाएगा ताकि काम में जवाबदेही बढ़ सके। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कहा गया है कि ये एक बहुत बड़ा निर्णय है जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करेगा और यह रक्षा उत्पाद के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको पूरा करने में मदद करेगा, सहायता प्रदान करेगा। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है कि ये जो OFB है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, जिसे आयुध निर्माण बोर्ड के नाम से आप जानते हो, ये 200 साल पुराना बोर्ड है और इसके पुनर्गठन की बात अभी
की जा रही है। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, चाहे वो वनडे एग्जाम्स हो या फिर पीसीएस एग्जाम्स हो। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स ये प्रश्न जो है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से संबंधित है, और जिन व्यक्ति की इसमें नियुक्ति हुई है चेयरमैन के रूप में, इसके अध्यक्ष के रूप में, उनका संबंध भारत से है। तो ये प्रश्न अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में फ्रेंड्स आप सभी जानते होंगे कि एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, और इसके फाउंडर की अगर हम बात करें तो वो बिल गेट्स और पॉल एलन हैं। इन दो लोगों ने मिलकर 1975 में माइक्रोसॉफ्ट इंक की स्थापना की थी। तो इसके हाल ही में नए चेयरमैन के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है सुंदर पिचाई, दूसरा शिव नाडार, तीसरा सत्या नडेला, चौथा अनंत गुप्ता। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही आंसर है वो है सत्या नडेला, जो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं और इन्हें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और भारतीय मूल के अगर हम नडेला के करियर की बात करें तो ये पिछले 7 साल से कंपनी के सीईओ के पोस्ट पे रह चुके हैं। नडेला, अगर हम सत्या नडेला की बात करें तो ये इस कंपनी के में पिछले 7 साल से सीईओ के पोस्ट पे इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। और अगर हम बात करें सत्या नडेला के कार्यकाल के दौरान माइक्रोसॉफ्ट के जो शेयर थे उनके कीमतों में लगातार इजाफा हुआ है, जो करीब 7 गुना से अधिक का इजाफा दर्ज किया गया, और कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 2 लाख करोड़ डॉलर के करीब पहुंच गया। और अगर हम सत्या नडेला के इंडियन कनेक्शन की बात करें, भारतीय मूल की इनकी बात करें, तो सत्या नडेला का जन्म भारत के हैदराबाद में 1967 में हुआ था। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स के श्रेणी में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स में जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं उससे संबंधित प्रश्न आपके वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और पीसीएस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, वर्ल्ड डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट प्रिवेंशन डे, निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शन हैं आपके सामने, पहला 10 जनवरी, दूसरा 12 मार्च, तीसरा 18 अप्रैल और चौथा 17 जून। तो इसका जो सही जवाब है वो है 17 जून। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स कोई भी दिवस जब मनाया जाता है, अगर हम यहाँ पे इस दिवस का जो विषय है तो उसकी अगर हम बात करें तो ये मरुस्थलीकरण को रोकने और ड्रॉट की जो समस्या है, सूखे की जो समस्या है, उसे रोकने की बात कही जा रही है। तो इस विशेष दिन पे ये जन जागरूकता फैलाने के लिए और इस डेट के प्रति लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि हम जो मरुस्थलीकरण की समस्या है या फिर सूखे की जो समस्या है उसके रोकथाम के कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें आपको याद रखना है 17 जून को हम मनाते हैं विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। यह हर साल 17 जून को मनाया जाता है और यह दिन मरुस्थलीकरण और सूखे की उपस्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसे रोकने के लिए जो तरीके या फिर जो प्रयास किए जा सकते हैं, जो संभव प्रयास किए जा सकते हैं, उन सब पे प्रकाश डालने का कार्य करता है। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम्स में कभी कभी इस तरह के प्रश्न पूछ दिए जाते हैं जो डेज से रिलेटेड होते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कनेक्टिकट के संघीय न्यायाधीश पद के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी अधिवक्ता को नामित किया है? तो फ्रेंड्स ये फिर भारतीय मूल से संबंधित प्रश्न है। कौन सी वो भारतीय अमेरिकी अटर्नी है जिनको राष्ट्रपति, जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं अमेरिका के जो बाइडेन, उन्होंने कनेक्टिकट एक जगह है, अगर आप देखो तो कनेक्टिकट एक स्टेट के रूप में है और वहाँ का फेडरल जज के रूप में, संघीय न्यायाधीश के पद पर, फेडरल जस्टिस के पद पे अभी इनकी हाल ही में नियुक्ति की गई है और ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है विजय शंकर, दूसरा सरला विद्या नागला, तीसरा राहुल सचदेवा और चौथा अनिल भारद्वाज। तो इसमें सही आंसर जो है फ्रेंड्स वो मैं आपको बता दूं, वो है सरला विद्या नगाला, जिन्हें हाल ही में कनेक्टिकट जो वहाँ का प्रांत है, वहाँ का जो स्टेट है, वहाँ का
फेडरल जस्टिस के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है, जो एक अटर्नी रह चुकी हैं, भारतीय और अमेरिका मूल की ये अधिवक्ता है। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं सरला विद्या नगाला की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कनेक्टिकट के संघीय न्यायाधीश पद के लिए भारतीय अमेरिकी अधिवक्ता सरला विद्या नगाला को नामित किया है। और नगाला ने वर्ष 2005 में, अगर इनके हम करियर की बात करें, इनके हम एजुकेशन की बात करें, तो नगाला ने वर्ष 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री हासिल की थी। और इसके बाद इन्होंने 2008 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के बर्कले स्कूल ऑफ लॉ से स्नातक की उपाधि और ज्यूरिस डॉक्टर की डिग्री प्राप्त की थी। तो इनका अगर कैरियर देखें तो ये भी शानदार है। और इसके बाद अगर इनके हम कैरियर की शुरुआत की बात करें तो इन्होंने अपना कैरियर यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स में जज सुसान ग्रेबर के तहत एक लॉ क्लर्क के रूप में इन्होंने शुरुआत किया था। और आज ये कनेक्टिकट प्रांत के संघीय न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हुई है। तो फ्रेंड्स, इनका जो सफ़र है वो काफ़ी रोचक है। और इनकी अगर हम बात करें जो इनकी क्वालिफ़िकेशंस हैं तो वो आप देख सकते हैं। तो एक खास शख्सियत है जिनको अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा कनेक्टिकट के संघीय न्यायाधीश के पद के लिए नियुक्ति प्रदान की गई है, नामित की गई है। और अगर बात करें तो उन्होंने सैन फ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया में भी अपनी सेवाएं दी है। तो फ्रेंड्स, आपको इनका नाम याद रखना है, सरला विद्या नगाला का। ये अक्सर एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो ये आपको याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, यूनाइटेड किंगडम और किस देश ने 15 जून 2021 को एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड्स, ये हाल ही में इस तरह के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर किए गए हैं। और एक देश है यूनाइटेड किंगडम, और वो किस देश के साथ इस तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है? तो ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा चाइना, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा जापान। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ यूनाइटेड किंगडम ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, मुक्त व्यापार समझौता किया है। और इस समझौते के द्वारा देखिए, कोई भी देश अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है तो उसमें जो उसके व्यापार से संबंधित जो टैरिफ्स होते हैं, जैसे आपको देखने को मिलता है कि अगर हम इंडिया और यूएस की बात करें, इंडिया और यूके की बात करें, तो इसमें एक टैरिफ जो होता है, वस्तुओं पर जो टैरिफ लगाई जाती है, तो उसमें कहीं कहीं पे ढील दी जाती है, जो अगर या तो वो दूसरे देश के प्रति होता है। अगर हम इंडिया यूके की बात करें तो यूके हमारे देश में एक मार्केट के रूप में देखता है कि बहुत सारे कंज्यूमर हैं, तो वो कुछ चीज़ों में टैरिफ्स में ढील चाहता है। और इंडिया भी उस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट करता है ब्रिटेन से भी कि वो भी ढील दे। तो इस तरह से यहाँ पे देखोगे आप तो ऑस्ट्रेलिया और यूके के बीच FTA एग्रीमेंट हुआ है। और यह व्यापार सौदा जो है वो कई वस्तुओं पर टैरिफ को समाप्त करता है। तो ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद, जैसे कि आप सबको पता है कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर हो गया था, वो उसमें सदस्य के रूप में नहीं रहा। उसकी डिसीजन थी कि वो यूरोपीय संघ में शामिल नहीं होगा, जिसमें सारे यूरोप के कंट्री हैं। उन्होंने अपना एक यूरोपीय संघ बनाया है और उसमें जो भी व्यापारिक गतिविधियां हैं वो वहाँ पे करते हैं। तो इस संघ से ब्रिटेन बाहर निकल चुका था और इस निकलने के बाद इस सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। तो इस सौदे के साथ यूनाइटेड किंगडम दुनिया भर में संबंधों का विस्तार करने का प्रयास कर रहा है। ये यूके के तरफ से अपने जो उसके व्यापार है, ठीक है, तो उसको वो प्रयास करने की बात कर रहा है। वो हर देश से लगभग, अगर हम बात करें तो इंडिया से भी FTA की समझौता कर रखा है ब्रिटेन ने। तो और ये अभी ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में हमने इस क्वेश्चन में पढ़ा। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, अभी हाल ही में यूके और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न हुआ है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए कितने लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है जैसे कि हम कोरोना महामारी के दौर से अभी भी गुजर रहे हैं और ये बीमारी अभी ख़त्म नहीं हुई है। और आप सबको, हम सबको अभी भी सचेत रहने की ज़रूरत है। और जो मेडिकल गाइडलाइंस है, कोविड-19 के जो गाइडलाइंस हैं और जो सुरक्षात्मक उपाय हैं, वो सब आपको अभी करते रहना है, क्योंकि ये लड़ाई हमारी एक लंबी लड़ाई है और इसमें हमें
डट कर इसका मुकाबला करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम कोविड-19 की बात कर रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार की बात कर रहे हैं। तो कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए कितने लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है 4 लाख रुपए, दूसरा 7 लाख रुपए, तीसरा 2 लाख रुपए और चौथा 5 लाख रुपए। तो हम यहाँ पे जो सही आंसर है वो है 5 लाख रुपए। तो महाराष्ट्र सरकार की ये एक पहल है। फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो ये जो राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की स्थिति बन रही है इस महामारी की वजह से, तो सारे स्टेट्स अपने स्टेट्स में जिस तरह की समस्या है कोरोना संक्रमण की, तो उस हिसाब से वो या तो आंशिक लॉकडाउन कर रहे हैं या पूर्णकालिक लॉकडाउन कर रहे हैं। तो इस लॉकडाउन की वजह से जो पब्लिक है, जो जनता है, जो लोग हैं इस देश के, वो काफ़ी त्रस्त है। रोजगार की स्थिति खत्म हो गई है। मतलब उनके सर्वाइवल पे कुछ लोगों के ऐसे जो श्रमिक वर्ग हैं, जो रोज़ खाने कमाने वाले लोग हैं, उनके सर्वाइवल पे भी एक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो यहाँ पे जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनको 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई है। ये उन बच्चों के लिए है जिनके अभिभावक कोरोना संक्रमण की वजह से इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, ये स्टेट स्पेशल क्वेश्चन है और इसमें महाराष्ट्र सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए 5 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट खोलने का भी निर्णय लिया है और उन बच्चों को हर महीने एक मासिक भत्ते के रूप में 1125 रुपये देने का भी ऐलान किया है। तो फ्रेंड्स ये स्टेट स्पेशल क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाएंगे कोविड-19 से संबंधित प्रश्नों के अंतर्गत। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस, निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये जो डे है, अभी हमने बात किया कि जब भी हम डेज की बात करते हैं तो उस दिवस के प्रति लोगों की जागरूकता, उत्तरदायित्व और संरक्षण की बात हम करते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस। तो ये जो प्रवासी लोग रहते हैं बाहर के, जैसे कि आप देखोगे इंडिया से यूरोप में भी लोग रहते हैं, ज़्यादातर खाड़ी देशों में रहते हैं, जो अनस्किल्ड या स्किल्ड लेबर के लोग हैं वो लोग ज़्यादातर खाड़ी देशों की तरफ भी रुख करते हैं। तो उनके जो परिवार यहाँ पे भारत में है, तो उनके प्रति उनका क्या संवेदना है और उनसे उनका कैसा लगाव है, तो उसको हाईलाइट करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। और ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है 16 जून, दूसरा 15 मार्च, तीसरा 12 अगस्त और चौथा 10 नवंबर। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही आंसर है वो है 16 जून। 16 जून को प्रतिवर्ष हम अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस के रूप में मनाते हैं। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। और यह दिन विदेशों में रहने वाले प्रवासियों के प्रयासों को सम्मानित करने और अपने देश में अपने परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए मनाया जाता है। और अगर हम बात करें कि पहला अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस कब मनाया गया था, तो इसे 2015 में मनाया गया था। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है कि 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, केंद्र सरकार ने हाल ही में उर्वरक सब्सिडी के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके सामने। पहला है 12,775 करोड़, दूसरा है 14,775 करोड़ और तीसरा है 10,775 करोड़ और चौथा है 21,775 करोड़ रुपए। तो फ्रेंड्स ये एक डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसे याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कभी कभी आप देखोगे कि एग्जाम्स में तो मोटे तौर पे आप इन आंकड़ों को ध्यान में रखोगे। तो इसमें जो सही जवाब है, सही आंसर है वो है 14,775 करोड़ रुपए को आवंटित किया गया है। उसकी मंजूरी दी गई है किस चीज़ के लिए? तो उर्वरकों में सब्सिडी के लिए। और अगर हम बात करें तो ये डीएपी और कुछ अन्य गैर यूरिया उर्वरकों की सब्सिडी में, ये जो उर्वरक में सब्सिडी दी गई है वो डीएपी, ठीक है, और अन्य जो गैर यूरिया उर्वरक हैं, ठीक है, जो यूरिया से अलग जो उर्वरक हैं उनमें सब्सिडी देने की घोषणा की गई है, ताकि आयात की बढ़ती लागतों के बावजूद किसान को खाद सस्ते में उपलब्ध हो सके। और डीएपी उर्वरक पर सब्सिडी दरें 700 रुपये प्रति बैग बढ़ा दी गई है और डीएपी के हर बैग की कीमत अभी 2400 रुपये
जो वर्तमान में कीमत है वो 2400 रुपये है। तो ये कृषि मंत्रालय की ओर से केंद्रीय मंत्रिमंडल की ये एक निर्णय ली गई है, जिससे किसानों को फ़ायदा मिल सके, किसानों को एक सहायता मिल सके। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है ये जो आंकड़े हैं ये आंकड़े संबंधित प्रश्न है, इसको आप एक मोटे तौर पे एक आंकड़े याद रखना, क्योंकि आंकड़े याद रखना एक थोड़ा सा दुरूह कार्य होता है, इसको आप रट्टा नहीं लगा सकते हो, लेकिन मोटे तौर पे आप इसे याद करने की कोशिश करना। अक्सर इस तरह के प्रश्न पूछ दिए जाते हैं वनडे एग्जाम्स में या फिर पीसीएस एग्जाम्स में। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई से सभी सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए खोलने के आदेश जारी किए हैं? तो फ्रेंड्स, ये एक राज्य सरकार द्वारा ऐसी पहल की गई है इस कोरोना महामारी के बीच में कि 1 जुलाई से उसके सभी सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को खोल दी जाएगी, और ये आदेश जारी हुआ है सिर्फ शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए। तो फ्रेंड्स, वो कौन सा स्टेट है ये हमें पता करना है। तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा पंजाब और चौथा दिल्ली। और इसमें सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने हाल ही में 1 जुलाई से सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को शिक्षकों और कर्मचारियों के खोलने के लिए आदेश जारी किया है। तो फ्रेंड्स, ये राज्य सरकार द्वारा यह आदेश 15 जून 2021 को जारी किया गया। हालांकि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के जो सचिव हैं उनके द्वारा जारी आदेश को विभिन्न प्रभागीय सहायक शिक्षा निदेशकों और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजा गया है, और इसके अनुसार राज्य सरकार के लगभग 1.5 लाख इन विद्यालयों में सिर्फ शिक्षक और प्रशासनिक कार्यों के कर्मचारी ही उपस्थित होंगे। और अब अगर हम स्कूलों की बात करें, स्कूल के ओपन करने की, तो अब स्कूलों को नए शैक्षणिक सत्र के लिए दाखिले और अन्य कार्यों जैसे पठन सामग्री के वितरण, इसके रख रखाव और स्कूलों के अगर हम बात करें तो उसके सौंदर्यीकरण के लिए खोला जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये इस महामारी के दौर में ये एक थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है उत्तर प्रदेश की तरफ से, जहां स्कूलों को खोलने की बात की जा रही है, जो उसके शिक्षक और कर्मचारियों के लिए खोल दी जाएगी, और स्टूडेंट्स के लिए अभी पूरी तरह से नहीं खुलेगी, उसका निर्णय बाद में लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, बॉलीवुड के जाने माने किस अभिनेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो फ्रेंड्स, ये एक बॉलीवुड जगत से ये एक प्रश्न है आपके सामने, जिसमें हम उस अभिनेता की बात कर रहे हैं जिनका निधन हो गया है, और वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। उनका निधन 97 वर्ष की आयु में हो गया है। तो हमें पता करना है कि वो कौन से अभिनेता है और सामाजिक कार्यकर्ता है। तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है चंद्रशेखर वैद्य, दूसरा नाना पाटेकर, तीसरा परेश रावल और चौथा सतीश कौशिक। तो फ्रेंड्स, जो सही आंसर है वो है चंद्रशेखर वैद्य। चंद्रशेखर वैद्य एक जाने माने अभिनेता है और सामाजिक कार्यकर्ता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और अगर हम बात करें चंद्रशेखर वैद्य की, तो रामानंद सागर की जो सीरियल है रामायण, जिसे सभी ने देखा है, उसमें जो सुमंत का किरदार है, सुमंत का जो मशहूर किरदार जिन्होंने निभाया है, उस किरदार को निभाने वाले और कोई नहीं है, वो चंद्रशेखर वैद्य ही है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और ये एक उल्लेखनीय बात है कि चंद्रशेखर ने 50 के दशक में अपने करियर की शुरुआत एक जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर की थी, और कई फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट का रोल निभाने के बाद चंद्रशेखर कई फिल्मों में नायक के तौर पे भी नजर आए, और बाद में ये एक चरित्र अभिनेता के तौर पे उन्होंने अपनी पहचान बनाई। और अगर इनके करियर की फिल्मों की अगर हम बात करें, तो इन्होंने 1954 में औरत तेरी ये कहानी जो मूवी आई थी, उसमें इन्होंने अपने जो एक कलाकार के रूप में जो इन्हें एक ब्रेक मिला, अपने करियर का शुरुआत जो इन्होंने किया एक्टर के रूप में, वो 1954 में औरत तेरी ये कहानी जो मूवी का नाम था, उससे इन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। अक्सर इस तरह के प्रश्न ओबिचुअरी सेक्शंस में पूछे जाते हैं। तो ये जो चंद्रशेखर वैद्य हैं, ये एक जाने माने नाम है, ये इन्होंने रामायण सीरियल में भी काम किया है, तो इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और ये एक समाज सेवक भी रह चुके हैं, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता भी रह चुके हैं, और एक मशहूर
एक्टर भी रह चुके हैं बॉलीवुड के। तो इस तरह से आप इनके नाम को याद रखेंगे। इस तरह के प्रश्न अक्सर वनडे एग्जाम्स में या फिर पीसीएस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को चर्चा किया और आशा करता हूं कि आप सभी लाभान्वित होंगे और इसी तरह आप हमारे साथ एग्ज़ाम वॉरियर परिवार से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस परिवार को और बड़ा करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें और यहाँ पे जो हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं उसके लाभ उठा सकें और अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कर सकें। तो फ्रेंड्स, आप हमेशा रोज़ इस तरह से हमारे साथ नियमित रूप से जुड़े और आप लोग इस वीडियो के साथ एक पीडीएफ मैं अटैच करता हूं, उसे भी आप डाउनलोड करना ना भूलें, जिसे आप पीडीएफ के रूप में रखेंगे और आप जब भी चाहें ऑफलाइन रूप में उसे पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों की सेवा में फिर कल मैं हाजिर होऊंगा टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ, जो डेली के डोज के नाम से होगा और फिर हम नए क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।